आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज आखिरी दिन। अमित शाह राज्यसभा में 130वें तरमीमी बिल जेपीसी को भेजने की देंगे तजवीज। लोकसभा में भारत के खलाई मिशन की कामयाबियों पर होगी मजीद बहस। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत रूस तिजारत को मुतनव्वे बनाने पर दिया जोर। मॉस्को में आज अपने हम मनसब के साथ दो तरफा मसाइल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर करेंगे बातचीत। सौराष्ट्र और कच्छ में आज शदीद बारिश का रेड अलर्ट। आइंदा 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र समेत मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में तेज बारिश का इम्कान। औसत दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा के चांदीपुर वाक़े इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया कामयाब तजुर्बा। तमाम ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स पर खरा उतरा मिसाइल। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्टीक में जीता गोल्ड मेडल। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंद्र सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में कांसे का तमगा जीता। और अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आखिरी दिन है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज आइन के 130वें तरमीमी बिल, यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 तरमीमी बिल को मुश्तरका कमेटी के पास भेजने की तजवीज़ पेश करेंगे। क़ब्ल अज़ीं कल लोकसभा में बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज़ को सूती वोट से मंजूर कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस पर पाबंदी का बिल आज ऐवान बाला में पेश किया जा सकता है। बताया जाता है कि आज के अहम कानून साजी के कामकाज को देखते हुए बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली को व्हिप भी जारी किया है और इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का दिन भी है। और आज लोकसभा में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर भारत के पहले खलाबाज और 2047 तक विकसित भारत के लिए खलाई प्रोग्राम के अहम किरदार पर जारी बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम कानून साजी के काम के साथ साथ आज लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंट करारदाद पेश करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, जिसकी अपोजिशन ने सख्त मुखालिफत की। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने भी अमित शाह जाती हमला किया और जिसका जवाब अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। आज ऐवान में कांग्रेस के एक लीडर ने भी मेरे बारे में जाती तबसरा किया कि जब कांग्रेस ने मुझे मुकम्मल तौर पर फर्जी केस में फंसाया या मुझे गिरफ्तार किया तो मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और जमानत पर बाहर आने के बाद भी मैंने कोई आईनी ओहदा नहीं लिया जब तक कि मैं अदालत से मुकम्मल तौर पर बेकसूर साबित नहीं हुआ। अदालत ने मेरे खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा सियासी इंतकाम पर मबनी है। बीजेपी और एनडीए हमेशा अखलाकी अक़दार के हामी रहे हैं। लाल कृष्ण एडवाणी ने भी इल्ज़ाम लगने के बाद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी तक मोहतरमा इंदिरा गांधी की तरफ से शुरू की गई गैर अखलाकी रिवायत को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी श्री लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी और जिसकी श्री राहुल गांधी ने मुखालिफत की थी। आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी से गले मिल रहे हैं। ऑपोजिशन के इस दोहरे किरदार को अवाम बाखूबी समझ चुके हैं। ये पहले ही वाज़ेह था कि बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के सामने रखा जाएगा, जहां इस पर तफसीली बहस की जाएगी। फिर भी तमाम शर्म और हया को एक तरफ छोड़कर कांग्रेस की क़यादत में पूरा इंडी इत्तेहाद इकट्ठा हुआ और बदउनवानों को बचाने के लिए इस बेहुदा अंदाज में मुखालिफत की। आज ऑपोजिशन अवाम में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के गुवाहाटी को पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM मिलने पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ीर तालीम के एक एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि आसाम के लोगों को मुबारकबाद। रियासत में IIM के क़याम से तालीम का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पूरे मुल्क से तलबा और मुहक्किकीन यहाँ आएंगे। इंडी इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। रेड्डी आज बाज़ाब्ता तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और आज का कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। दूसरी जानिब साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर CP राधाकृष्णन को NDA की जानिब से नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़ीर ख़ारजा आज मॉस्को में अपने हम मनसब के साथ बाहमी मसाइल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर बात करेंगे। और इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के पहले नायब वज़ीर आज़म डेनिस मोंटोरोव से मुलाकात की और इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को कौमी शायर राम राधी सिंह दिनकर की जाए पैदाइश सिमरिया बेगूसराय में गंगा पर बनाए गए 6 लेन वाले पुल की नकाब कुशाई करेंगे और इस पुल की ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई कि जब पुराना राजेंद्र सेतु खस्ता हाल हो गया और भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई और इस पुल का संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2017 में रखा था। अब इसकी नकाब कुशाई से शुमाली बिहार और जनूबी बिहार के दरमियान फासला कम हो जाएगा और इसके अलावा शुमाल मशरिक़ जाने वाले लोगों को खुशगवार सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। और इस पुल में और क्या ख़ास है, सिमरिया बेगूसराय से बता रहे हैं हमारे नामनिगार राजेश राज। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय एक बार फिर शुक्रवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा ब्रिज का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुराना ब्रिज हमारी दाहिनी तरफ है, जिसे हमारे कैमरामैन राधाकृष्ण आपको दिखाएंगे कि यह ब्रिज 1959 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जर्जर होने की वजह से तकरीबन 10 वर्षों से इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा करनी होती थी और इसकी वजह से बेगूसराय से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सड़क ब्रिज के शुरू हो जाने से पटना की दूरी बिल्कुल सिमट गई है और मात्र 2 घंटे में हम पटना तक की दूरी पूरी कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पूर्वोत्तर से भी बिहार जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। देश का जो पूर्वी भाग है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ेगा, यानी सिल्लीगुड़ी और कूच बिहार होते हुए असम तक की यात्रा लोग कर सकेंगे और इधर पटना से खगड़िया तक 4 लेन का निर्माण हो चुका है। इस ब्रिज का जो शिलान्यास कार्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसी मोकामा में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यानी तय समय सीमा के बीच इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर बिहार की चिर प्रतीक्षित जो मांग है, एशिया का जो सबसे चौड़ा जो सड़क पुल है 6 लेन, वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए।
और ओंटा सिमरिया प्रोजेक्ट में दरियाई गंगा पर 1.865 किलोमीटर तवील पुल शामिल है। ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के दरमियान बराह रास्त राब्ता फराहम करेगा। आम आदमी से लेकर सनतकारों तक सभी इस पुल को लेकर बहुत पुरजोश हैं और सबका कहना है कि इस पुल के खुलने से बिहार और भी तेजी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। ये बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम मोदी जी की कृपा से हम लोगों को मिला है। यहाँ इंडस्ट्रियल बेस आप लोगों को मालूम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी होती हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। और कुछ दिनों के बाद ये पता चलेगा, जब यहाँ का जीएसटी कलेक्शन का नया डाटा आएगा तो खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा कि इससे जीएसटी में भी कितनी बढ़ोतरी हो गई। बहुत ही अपार खुशी है। हम जितने भी वाहन स्वामी हैं, वाहन मालिक हैं, चाहे ट्रक के हैं चाहे बस के हों, ये इन लोगों को काफ़ी इस पुल खुल जाने से, रास्ता सुलभ हो जाने से काफ़ी बचत और काफ़ी समय का बचत, आर्थिक और समय दोनों की बचत होती है, जबकि समय का बचत आर्थिक महत्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेम डे हमारा माल कंसाइनमेंट वहाँ पटना में लोड होकर सेम डे यहाँ आ जाता है और भाड़े में भी कमी हुई है, इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। दूसरा, हम लोग जब हवाई अड्डा वगैरह जाते हैं तो पहले हम लोगों को 4 घंटा 3.5 घंटा लगता था, अब 2 घंटा 2.25 घंटे में अब हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए ये मोदी जी का बहुत अच्छा ये काम किया है उन्होंने। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, जैसे आप सिक्स लेन पुल बनाते हैं, आसपास जितने भी आपके एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट भी साथ साथ हो जाता है। अब तो एक इंडस्ट्री हब बनाते हैं, इन्होंने तो पूरा हब रोड के दोनों तरफ बना दिया। अब जितनी फैक्ट्री चाहे डाल सकते हैं, आपको कनेक्टिविटी भी फास्ट है, तो आप 3 घंटे 2 घंटे में अपने माल को पटना पहुंचा सकते हैं, पटना से आप ला सकते हैं। पुल का जो निर्माण हुआ है वह ऐतिहासिक काम ये हुआ है। बेगूसराय नगर वासियों के लिए पुल के चालू हो जाने से व्यापार में भी, उद्योग में भी और आम जन को भी काफ़ी लाभ मिला है। ये बहुत कठिन कार्य था, 6 लेन पुल बनाना कोई साधारण काम नहीं था, इसलिए हम लोग इसके लिए भारत सरकार को और मोदी जी को साधुवाद देते हैं। ब्रिज की क्वालिटी भी ये वर्ल्ड क्लास है और जितने भी लोग आते हैं वो इतनी तारीफ करते हैं कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो बिहार के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। जो गुड्स 10 दिन में पहुंचता था वो 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जिससे हम लोग कॉस्टिंग भी कम आ रही है। जो माल काफी घूम के भागलपुर के काफी घूम के आता था, मोदी जी के कारण काफी हम लोग को फायदा हो रहा है, बिजनेस में भी और हर चीज में भी। ड्यूरेशन काफी बचने से हम लोगों का कॉस्टिंग एंड एफिशिएंसी बिजनेस का बहुत बढ़ गया। ऑल थैंक्स टू मोदी जी, जिनके प्रयास के कारण आज हम लोग का व्यवसाय बढ़ रहा है। ये पुल वाकई बेगूसराय के उद्योग के लिए, बेगूसराय के लोगों के लिए एक वरदान है। इस पुल के बनने के पहले जितनी दिक्कतें होती थी ट्रक्स के मूवमेंट में, लोगों का, हम लोगों का माल जो भी जाता था पटना की तरफ भी काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। अब हम लोग को उम्मीद है कि इससे हम लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। और कल मोदी सरकार ने सियासी ओहदों पर लोगों के तर्ज अमल में अखलाकियात और शफाफियत लाने के लिए एक बड़ा बिल पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 130वें आईनी तरमीमी समेत 3 बिल पेश किए। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान अमित शाह ने इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की और इस तरमीम के बाद कोई भी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वज़ीर संगीन जुर्म के सिलसिले में 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद अपने ओहदे पर नहीं रह सकेगा। अब जेल से हुकूमत चलाने के मंसूबों को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा और इससे मुताल्लिक 3 बिल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में पेश किए। इनमें आइन के 130वें तरमीमी बिल 2025, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2025 शामिल है। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इससे कबल अमित शाह की तरफ से पेश किए गए बिल की ऐवान में ऑपोजिशन की तरफ से सख्त मुखालिफत की गई थी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कुछ सवालात भी उठाए गए, जिस पर वजीर दाखिला ने जवाब दिया कि जब उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए तो उन्होंने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा भी दे दिया था और जब तक उन्हें अदालत से क्लीन चिट नहीं मिली उन्होंने कोई आईनी ओहदा नहीं संभाला। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। इन बिलों को मुतारुफ कराने का मकसद वाज़ेह है, सियासत में करप्शन और जराइम के खिलाफ सख्त कानून बनाना। अगर वजीर आज़म, मरकजी वजीर, वजीर आला या किसी रियासत का मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का वजीर 5 साल या इससे ज्यादा की सजा के जुर्म में 30 दिन तक जेल या अदालती हिरासत में रहता है तो वो खुद ब खुद 31वें दिन अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएगा या सदर उसे वजीर आज़म के मशवरे पर ओहदे से हटा सकते हैं। ये कानून जराइम को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम है। सियासी ओहदों पर फाइज जराइम पेशा रहनुमाओं के लिए ओहदा रखना मुश्किल हो जाएगा। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना इस बिल का मकसद है। जम्मू कश्मीर के इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाना और आईनी दफात को वाज़ेह करना भी इस बिल में शामिल है। बादाज़ा तीनों बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज़ पेश की गई, जिसे ऐवान में मंजूर कर लिया गया। इस मुश्तरका कमेटी में कुल 31 मेंबरान होंगे, जिनमें 21 मेंबरान लोकसभा और 10 मेंबरान राज्यसभा से होंगे। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। बिल पेश होते ही ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी, पुरजोर विरोध करता हूँ। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई ऑपोजिशन जमातों ने बिलों की कॉपियां फाड़ दिए जाने से ऐवान का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाज को गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। उन्होंने स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा भी किया। और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आज लोकसभा में विपक्ष की जिस प्रकार की इंडिसिप्लिन दिखने को आई है बहुत ही निंदनीय है। 130वें आईनी तरमीम का बिल भारतीय जमहूरियत में एक नए बाब का आगाज करता है, जिसमें बदउनवानी और जराइम के खिलाफ सख्त कवानीन बनाकर इक़्तिदार में रहने वालों का एहतसाब यकीनी बनाया जाएगा। तवक्को है कि इस कानून से सियासत में शफाफियत और अखलाकियात की सतह में इजाफा होगा और अदालती निज़ाम पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुसल्लह अफवाज की ताकत बढ़ाने के लिए बुध को औसत दूरी तक मार्क करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का कामयाब तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर में मरबूत टेस्ट सेंटर से कामयाबी के साथ किया गया। इस मिसाइल तजुर्बे से मुल्क की स्ट्रेटेजिक दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ है। ये तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड्स की निगरानी में किया गया। वजारत रेलवे ने छठ पूजा के मौके पर तकरीबन 12,000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और इसके बारे में जानकारी देते हुए वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जो मुसाफिर 13 से 26 अक्टूबर के दरमियान
ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान वापस जाएंगे, उन्हें वापसी के सफर पर 20% छूट का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और इससे छठ के मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी और वो आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों, नीज वस्ती और साहिली महाराष्ट्र में शदीद बारिश का अलर्ट है। मानसून का सबसे गहरा असर महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे अजला में शदीद बारिश की वजह से पानी जमा होने और सैलाब का खतरा है और इसके अलावा कोंकण इलाके के साहिली अजला में ऊंची लहरों की वार्निंग जारी की गई है। सूरत हाल को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं और इसके अलावा आइंदा 24 घंटे के दौरान गुजरात के दादर और नागर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत और वलसाड़ अजला में, अमरेली, भावनगर, बोडाट, देवभूमि, द्वारका, देवगर, सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रा, राजौरकोट, जामनगर के अजला में सैलाब और पानी जमा होने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर नजर डालें तो उनकी कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं। चीन और हिंदुस्तान ने बुध को दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ये पेशरफ्त चीन के वजीर ख़ारजा वांग यी के हिंदुस्तान के दौरे के ख़त्म पर सामने आई है, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कामयाबियों की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी सुर्खी कुछ इस तरह से है कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में ही होंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में ही होंगे। उबूरी हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी हैं और उबूरी हुकूमत के कानूनी मुशीर आसिफ नजरुल का कहना है कि हुकूमत फरवरी में आम इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर खबर है, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के अरकान असेंबली की तनख्वाहों और भत्तों में बड़े पैमाने पर इजाफा कर दिया है। ये इजाफा 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होगा और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास के आखिरी दिन ये बिल पेश किया गया और हैरान कुन तौर पर किसी अपोजिशन लीडर ने इसकी मुखालिफत नहीं की। आगे बढ़ते हैं, जहां पहाड़ों में मुसलसल बारिश होने की वजह से आगरा में जमुना एक बार फिर से तुग़यानी पर है। बुध को जमुना के पानी की सतह में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई और जमुना का पानी ताजमहल की हुदूद तक पहुंचने की वजह से यहां सिक्योरिटी के लिए बनाई गई CISF की चौकी को हटाना पड़ा। शमशान घाट भी डूब गया है। जमुना में पानी की सतह 495 फीट की वार्निंग लेवल तक पहुंच गई है। इंतजामिया ने इस स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां अफ़गानिस्तान में खौफनाक सड़क हादसा हुआ है। एक मुसाफिर बस जो है वो मोटरसाइकिल और ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 17 बच्चों समेत 79 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गज़ा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा इजराइल का लगातार चल रहा है और उसी हवाले से इजराइल ने 60,000 इजाफी फौजियों को तलब किया है। एक तरफ जहां जंगबंदी की कोशिशें और दूसरी तरफ लड़ाई फैलाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और ट्रंप ने नेतन्याहू को जंगी हीरो करार दिया है, जबकि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने उन्हें पागल बताया है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू अकादमी दिल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम 19 रोज़ा तालीमी और सकाफ़ती मुकाबलों का आगाज़ हो गया है और आपको बता दें कि अकादमी स्कूली सतह से लेकर यूनिवर्सिटी तक तलबा और तालिबात के लिए हर साल तालीमी, सकाफ़ती और तरबियती सरगर्मियों का एहतमाम करती है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत के अनंतजीत सिंह नारूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में सोने का तमगा जीता।
नारुका ने फाइनल में साबिक एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर राशिद को 57-56 से शिकस्त दी और इस मुकाबले में 27 साला अनंत जीत का ये पहला ज़ाती गोल्ड मेडल है। और इससे कबल उन्होंने 2023 के एडिशन में टीम इवेंट और मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।